Welcome to Let's Learn Patho. Today's our topic of discussion is inflammatory bowel disease, that is IBD. और इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, फिर हम समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस को. देन वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ Crohn's disease and ulcerative colitis. Then clinical features and complications of IBD. और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे by doing a comparison between Crohn's disease and ulcerative colitis. Starting with the introduction part, IBD is considered as a chronic inflammatory disease of intestine. और IBD में दो डिजीजेज आती हैं, एक Crohn's disease और दूसरी ulcerative colitis. तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पैथोजेनेसिस को. तो पैथोजेनेसिस ऑफ IBD में क्या होता है कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से तीन चीज़ों में एबनॉर्मलिटी होती है. सबसे पहली चीज़ जो है हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी में एबनॉर्मलिटी, दूसरा ऑटोफेजी में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, या फिर तीसरा होस्ट माइक्रोबियल इंटरेक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी होगी. एंड ऑल दीज विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ IBD. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूकोसल इम्यूनिटी में क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है. सो देयर आर पॉलीमॉर्फिज्म्स इन्वॉल्विंग प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स लाइक इंटरफेरॉन गामा एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स लाइक इंटरल्यूकिन 10 एंड इंटरल्यूकिन 10 रिसेप्टर्स, which leads to excessive activation of TH1 and TH17, and it is seen in case of both Crohn's disease and ulcerative colitis. जबकि TH2 का एक्टिवेशन जो होता है वो सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में देखने के लिए मिलता है. उसके अलावा अगर कोई ऑटोफेजी में एबनॉर्मलिटी है तो वो कैसे हो सकती है. देयर कैन बी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ATG16L1 जीन एंड IRGM जीन, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोफेगोसोम का फॉर्मेशन ही डिफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से भी IBD के डेवलपमेंट का चांस ज़्यादा होता है. ठीक है, अब होस्ट माइक्रोबियल इंटरेक्शन में क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है. तो क्या होता है ना, कोई भी जो माइक्रोब्स होते हैं दे रिलीज माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एंड दीज माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट द इनेट इम्यून रिसेप्टर्स लाइक टॉल लाइक रिसेप्टर्स एंड NOD2 रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स का रिलीज होता है. अब ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स क्या करेंगे, माइक्रोब्स को किल करेंगी, जिसकी वजह से डिसबायोसिस होगा. डिसबायोसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन द गुड माइक्रोब्स एंड द बैड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अवर गट, विच ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग IBD. सो दिस इज पैथोजेनेसिस. देन देयर इज अ हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विथ IBD दैट इज कॉल्ड एज हाइजीन हाइपोथेसिस. और हाइजीन हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में जो IBD का इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता है. तो सिंपल सा हाइजीन हाइपोथेसिस कहती है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है कि फूड स्टोरेज कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव्ड हैं, जिसकी वजह से फूड का कंटामिनेशन कम हो रहा है. तो उन रेगुलेटरी प्रोसेसेस का डेवलपमेंट इनएडिक्वेट है जो म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स को लिमिट करके रखती हैं. तो अब क्या होगा कि इन अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो जाएगा म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स का इन रिस्पॉन्स टू गट माइक्रोब्स, विच विल लीड टू persistent and chronic inflammation of intestine leading to IBD. Now let's start with the Crohn's disease. अब Crohn's disease में जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है कि कौन से साइट जो है वो इन्वॉल्व करती है Crohn's disease. तो Crohn's disease can affect any part of GIT. It can affect small intestine only, it can affect large intestine only, or it can affect both small and large intestine simultaneously. लेकिन मोस्ट कॉमनली जो रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वॉल और सीकम. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ Crohn's disease showing it can involve small intestine, large intestine, और इस डायग्राम में दोनों रीजन्स जो है वो इन्वॉल्व हैं. एक चीज़ और जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्किप रीजन्स है, मतलब यहाँ पे अफेक्टेड रीजन है, फिर नॉर्मल रीजन है, फिर अफेक्टेड रीजन है, फिर नॉर्मल रीजन है. ठीक है, और Crohn's disease को रीजनल इंटरेक्टिस भी कहते हैं ड्यू टू फ्रिक्वेंट इलियल इन्वॉल्वमेंट. अब समझते हैं ग्रॉस फीचर्स ऑफ Crohn's disease. तो Crohn's disease में सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलती है कि ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है. ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि सारी लेयर्स जो हैं हमारी GIT की, दैट मीन्स म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा, चारों लेयर्स इन्वॉल्व होंगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं वो डीप होते हैं. डीप नाइफ लाइक अल्सर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, एंड दीज अल्सर्स कैन प्रोग्रेस टू फॉर्म परफोरेशन, एंड फिर जब परफोरेशन बनेगा देन दे कैन ऑल्सो प्रोग्रेस टू फिस्टुला.
जो फिस्टुला यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज में देखने के लिए मिलता है वो दो तरह का होता है। एक तो तुम्हारा दो इंटेस्टिनल जो एडजेसेंट बावल्स हैं उनको कनेक्ट करता हुआ इंटेस्टिनल फिस्टुला, दूसरा पेरी एनल फिस्टुला, ठीक है। तो ये दो तरह के फिस्टुलास क्रॉन्स डिजीज में देखने के लिए मिलते हैं। जो तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है वो क्या है कि जब जो अफेक्टेड पार्ट ऑफ हमारा इंटेस्टीन होता है उसकी सिरोसा को सराउंड करती हुई मेजेंट्रिक फैट एक्सटेंड करती है, विच इज़ नोन एज क्रीपिंग फैट। तो दिस डायग्राम is showing creeping fat seen in case of intestine which is affected by Crohn's disease। और ये डायग्राम शो कर रहा है कि परफोरेशंस जो इंटेस्टीन में इंटेस्टिनल परफोरेशन जो कि हमें क्रॉन्स डिजीज में देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद समझते हैं सबसे पहला जो लीशन अपीयर होता है क्रॉन्स डिजीज में उसको बोलते हैं एप्थस अल्सर। तो क्या होता है कि जैसे एक लीशन अपीयर हुआ फिर उसके नीचे एक एक करके लीशंस अपीयर होते जाते हैं और फाइनली ये कोलीज करते हैं टू फॉर्म सर्पेंटाइन लीनियर अल्सर्स, ठीक है। तो दिस डायग्राम में शोइंग कि मान लो यहाँ पे सर्पेंटाइन लीनियर अल्सर्स कुछ बन गए हैं, ठीक है। जो बीच की इंटरस्पर्स्ड म्यूकोसा होती है वो तो नॉर्मल है और वो ऐसे बल्ज आउट सी अपीयर होती है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉबल स्टोन अपीयरेंस आता है। तो यहाँ पे समझो दिस इज कॉबल स्टोन। कॉबल स्टोन में क्या है कि जो स्टोन्स हैं वो काफ़ी बल्ज्ड आउट से हैं, उनके बीच के स्पेसेस जो है वो ऐसे डीप से दिख रहे हैं। तो दिस इज़ द म्यूकोसा ऑफ क्रॉन्स डिजीज जहाँ पे आप देख सकते हो कि लीनियर सर्पेंटाइन अल्सर्स और उनके बीच में जो नॉर्मल म्यूकोसा है वो ऐसे बल्ज आउट कर रही है, ठीक है। उसके अलावा जो हमें क्रॉन्स डिजीज में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है वो होते हैं स्ट्रिंक्चर्स। स्ट्रिंक्चर्स में का क्या मतलब होता है कि इंटेस्टिनल ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया है ड्यू टू, वो क्यों नैरो हो गया होगा क्योंकि जो इंटेस्टिनल वॉल है वो काफ़ी थिक, उसकी थिकनिंग बढ़ गई होगी। तो क्रॉन्स डिजीज में जो इंटेस्टिनल वॉल होती है वो थिक और रबरी होती है और थिकनिंग का रीज़न होता है ट्रांसम्यूरल एडेमा, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, है ना, सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस और हाइपरट्रॉफी ऑफ मस्कुलरिस की वजह से इंटेस्टिनल वॉल की थिकनिंग हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि कैसे यहाँ पे इस रीजन में देखो ये जो इंटेस्टिनल वॉल है वो काफ़ी थिन सी है और ल्यूमन काफ़ी वाइडर है, ठीक है। जबकि इस रीजन में क्या हो रहा है कि जो इंटेस्टिनल वॉल है वो थिक हो गई है। क्यों हो गई होगी? क्योंकि बहुत एक्सेस में इन्फ्लेमेशन, एडिमा, फाइब्रोसिस एंड हाइपरट्रॉफी हो रही होगी मस्कुलरिस की। तो ये वॉल जो है वो काफ़ी थिक हो गई जिसकी वजह से जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंक्चर्स। Coming to microscopic features, after gross features, coming to microscopic features of Crohn's disease। तो microscopic features में बहुत सिंपल होता है। देखो, एक तो हमारे इंटेस्टीन में हमें पता है कि विलेई मिलते हैं और क्रिप्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्रिप्ट्स में यहाँ पे क्या होता है ना कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो इंटिफिल्ट्रेट करती हैं और वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का क्लस्टर मिलेगा क्रिप्ट्स में। सो क्रिप्ट एब्सेस जो पहली चीज़ हमें माइक्रोस्कोपिक में देखने के लिए मिलेगी दैट इज क्रिप्ट एब्सेस, ठीक है। दूसरा, जब न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट करेंगी देन दे विल कॉज द इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ क्रिप्ट एपिथेलियम दैट इज क्रिप्टाइटिस एंड क्रिप्ट डिस्ट्रक्शन विच इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। तीसरी चीज़, रेपिटेटिव अगर क्रिप्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका रीजनरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो म्यूकोसल ग्लैंड्स होती हैं ना उनका डिस्टॉर्शन और डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो होता है नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। और नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा किसी भी लेयर ऑफ इंटेस्टीन में मिल सकता है विच इज़ इंडिकेटिंग कि यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है वो किस तरह का है, ट्रांसम्यूरल है, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो हमें माइक्रोस्कोपी में देखने के लिए मिलेगी दैट इज एपिथेलियल मेटाप्लेशिया। हमें पता है मेटाप्लेशिया का सिंपल सा मतलब होता है कि एक तरह की जो एपिथेलियम है वो किसी और तरह की एपिथेलिया से या एक टाइप ऑफ सेल जो है वो अनदर टाइप ऑफ सेल से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली हमें पता है हमारी इंटेस्टीन में सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम मिलेगा। अब अगर इंटेस्टिनल एपिथेलियम में तुम्हें गैस्ट्रिक एंट्रल ग्लैंड्स अपीयर हो रही हैं देन दैट इज द केस ऑफ सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेशिया। अगर नीच सेल्स अपीयर हो रही है तो नीच सेल मेटाप्लेशिया है। और ये दोनों तरह के मेटाप्लेशियाज बहुत कॉमनली हमें क्रॉन्स डिजीज में देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ क्रॉन्स डिजीज। इस स्लाइड में क्या है कि हमें पता है कि ये विलेई है, ठीक है, फिर ये क्रिप्ट है, ये भी एक क्रिप्ट है लेकिन ये क्रिप्ट हमें जो कुछ ज़्यादा ही वाइडर क्रिप्ट देखने के लिए मिल रहा है विच इज शोइंग कि यहाँ पे क्रिप्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है।
तो और दूसरा चीज़ यहाँ पे दूसरी स्लाइड में हमें ग्रैनुलोमास देखने के लिए मिल रहा है, ये एक ग्रैनुलोमा है और हमें कोई सेंट्रल नेक्रोसिस देखने के लिए नहीं मिल रही है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अ नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, ठीक है। एंड दिस डायग्राम इज शोइंग ग्रैनुलोमा प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी लेयर ऑफ इंटेस्टाइन शोइंग ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में क्या होता है, कौन सा रीजन इन्वॉल्व होगा, तो इट इन्वॉल्व्स रेक्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेक्टम ही इन्वॉल्व होता है और फिर रेक्टम से ये प्रोग्रेस कर सकता है सिग्मॉइड कोलॉन में, तो हम लोग कंडीशन को बोलते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। और सीवियर केसेस में क्या होगा कि पूरे कोलॉन को इन्वॉल्व कर लेगा एंड दैट इज पैनकोलाइटिस। उसके बाद सुपरफिशियल जो लीजन्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, दैट मीन्स दे आर लिमिटेड टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ठीक है। ये डायग्राम शो कर रहा है कि कौन से रीजन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे यहाँ पे अल्सर है लेकिन इट इज़ ओनली इन्वॉल्विंग म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, मतलब सुपरफिशियल अल्सर है। और दूसरा यहाँ पे सूडोपोलिप्स देखने के लिए मिलते हैं और सूडोपोलिप्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। कमिंग टू ग्रॉस फीचर्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सटेंसिव, सुपरफिशियल और ब्रॉड बेस अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं। लाइक दिस डायग्राम में शोइंग कि ब्रॉड बेस अल्सर्स हैं और जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव और सुपरफिशियल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि कोई स्किप लीशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैनकोलाइटिस, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा कोलॉन जो है वो अफेक्टेड है और कोई स्ट्रिंक्चर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। अच्छा, स्ट्रिंक्चर नहीं मिलने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो उतना मार्क्ड नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस उतना मार्क्ड नहीं होता है, जैसे वहाँ पे हमें पता था ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिल रहा था क्रॉन्स डिसीज़ में। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बहुत लिमिटेड है, वो लिमिटेड है म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा में। तो फिर जब इन्फ्लेमेशन लिमिटेड है तो उतनी ही फाइब्रोसिस भी उसी तरह के अकॉर्डिंग होगी और इंटेस्टिनल वॉल की थिकनिंग नॉर्मल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रिंक्चर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो नो स्ट्रिंक्चर्स आर सीन इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरा मैंने बताया अल्सर काफ़ी सुपरफिशियल होगा, मतलब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में कन्फाइंड होगा, तो वो डीप नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फिशर, फिस्टुला, साइनस परफोरेशन होने का रिस्क नहीं है, ठीक है। रीजनरेटिंग जो अल्सर की वजह से म्यूकोसा डैमेज होती है फिर वो रीजनरेट करने की कोशिश करती है और रीजनरेट करते हुए वो बनाती है सूडोपॉलिप। तो देखो सूडोपॉलिप्स का केस ये है कि वो तुम्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मिल रहे हैं और क्रॉन्स डिजीज में भी मिल रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं और डिफ्यूज टाइप के सूडोपॉलिप्स मिलते हैं, जबकि क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है कि दे आर लेस फ्रिक्वेंट एंड दे आर ऑफ सेगमेंटल टाइप्स, ठीक है। अब कुछ डायग्राम्स देखते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। लाइक दिस डायग्राम इज शोइंग दैट देयर इज अ क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन द नॉर्मल म्यूकोसा एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम शो कर रहा है कि सूडोपॉलिप्स जो होते हैं, जो कि बेसिकली रीजनरेटिंग म्यूकोसा ही है, वो बहुत डिफ्यूज सूडोपॉलिप्स जो होते हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में देखने के लिए मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो सूडोपॉलिप्स के टिप्स होते हैं ना, वो फ्यूज़ करके म्यूकोसल ब्रिजेस बनाते हैं, और ये डायग्राम म्यूकोसल ब्रिजेस को दिखा रहा है जो कि इंटेस्टिनल वॉल में फॉर्म होती है इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। देन कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के, मतलब यहाँ पे भी क्रिप्ट एब्सेस मिलेगा, क्रिप्टाइटिस मिलेगा, क्रिप्ट डिस्ट्रक्शन होगा और एपिथेलियल मेटाप्लेशिया भी देखने के लिए मिलेगी। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पे कोई भी नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हमें क्रॉन्स डिजीज़ में देखने के लिए मिल रहा था। नाउ दीज आर द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स, एक एक करके समझते हैं। जो पहली स्लाइड है वो बेसिकली दिखा रही है क्रिप्ट एब्सेस को, क्योंकि ये क्रिप्ट है और इसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स का क्लस्टर है, ठीक है। ये जो दूसरा डायग्राम है इट इज शोइंग सूडोपाइलोरिक मेटाप्लेशिया, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तुम्हें गैस्ट्रिक एंट्रल मतलब पाइलोरिक ग्लैंड्स देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड्स देखने के लिए मिल रही हैं जो कि पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक में नॉर्मली देखने के लिए मिलती हैं और इंटेस्टिनल वॉल में नहीं मिलती, बट यहाँ पे मिल रही हैं ड्यू टू सूडोपाइलोरिक मेटाप्लेशिया। और दिस डायग्राम में शोइंग कि कैसे इन्फ्लेमेशन जो होता है वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में ही लिमिटेड होता है इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं आईबीडी के, मतलब क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में तुमको
टिपिकल से क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन और फीवर देखने के लिए मिलता है। क्रॉन्स डिजीज़ में जो एब्डोमिनल पेन होता है ना, वो मिमिक कर सकता है अक्यूट अपेंडिसाइटिस को, क्योंकि रीजन वो ऐसा इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व्स राइट लोअर एब्डोमेन एंड मिमिक्स अक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि कौन सा रीजन इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे अगर हमारी स्किन इन्वॉल्व हो रही है तो देयर विल बी फीचर्स लाइक क्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड इरिथमा नोडोजम। अगर हमारी फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो क्लबिंग देखने के लिए मिलेगी फिंगर्स की, मतलब नेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो। आईज इन्वॉल्व हो रही हैं तो यूवीआइटिस। ठीक है। जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर तो देयर विल बी फीचर्स लाइक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस एंड सैक्रोआइलाइटिस। ठीक है। और अगर हमारा जो है बिलियरी सिस्टम, हिपैटोबिलियरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो जैसे कॉमन बाइल डक्ट जो होता है उसके इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं कोलेंजाइटिस। तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस देखने के लिए मिलता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट विच इज़ मोर कॉमन इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कम्पेयर टू क्रॉन्स डिजीज। ठीक है। उसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में हमें एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि मतलब इंटरमीडिएट जो है सिम्टम्स होते हैं। जैसे एक एक्टिव डिजीज़ का पीरियड होगा जब सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है। देन देयर विल बी अ पीरियड ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, एसिम्प्टोमेटिक फेज, जहाँ पे जो होता है कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। और फिर अगर कोई ट्रिगर आता है ना, लाइक स्मोकिंग और एनी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस लाइक सर्जरी, तो उसकी वजह से रीएक्टिवेशन हो जाता है डिजीज़ का। तो डिजीज़ का रीएक्टिवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्मोकिंग, फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि स्मोकिंग और क्रॉन्स डिजीज़ का क्या एसोसिएशन होता है। देखो, स्मोकिंग बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती है हमारी क्रॉन्स डिजीज़ के साथ, और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन उतनी स्ट्रांगली नहीं होती ऑब्वियसली। तो डिफरेंस क्या होता है कि स्मोकिंग अगर स्टॉप कर दें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स तो जो है रिलीव होते हैं, लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ का प्रोग्रेशन वैसे का वैसे रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है। कमिंग टू क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि दोनों में मैलिग्नेंट पोटेंशियल है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा है, क्रॉन्स डिजीज़ भी अगर कोलोन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। ठीक है। दूसरा, अगर क्रॉन्स डिजीज़ में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो देयर आर चांसेस कि जो पेशेंट है उसको हाइपर एल्ब्यूनीमिया होगा, विटामिन और फैट का माल एब्जॉर्प्शन की कंप्लेन होगी। ठीक है। अल्सरेटिव क्रॉन्स डिजीज़ में एक चीज़ और देखने के लिए मिल सकती है, एनल फिशर्स एंड पेरिएनल फिस्टुलास भी एज अ कॉम्प्लिकेशन क्रॉन्स डिजीज़ के दिख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज़ टॉक्सिक मेगाकोलन। टॉक्सिक मेगाकोलन बेसिकली क्यों होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो जाता है गैंग्लियंस ऑफ मैंट्री प्लेक्सस का, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेरिस्टालसिस जो होगी ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो फूड कोलॉन में एक्यूमुलेट होगा जिसकी वजह से कोलॉन का इन्लार्जमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज टॉक्सिक मेगाकोलन। कॉम्प्लिकेशंस के बाद अब लास्ट चीज़ जो हमें समझनी है कि कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो सबसे पहले हम मैक्रोस्कोपिक फीचर्स को कंपेयर करेंगे, जिसमें हमें ये समझना है कि बावल रीजन कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो हमें पता है कि फ्रिक्वेंटली क्रॉन्स डिजीज़ इलियम को इन्वॉल्व करता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलॉन और रेक्टम को इन्वॉल्व करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ में हमें स्किप लीशंस देखने के लिए मिलते हैं। फिर वॉल, इंटेस्टिनल वॉल जो होती है वो थिकर हो जाती है इन क्रॉन्स डिजीज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, इडिमा एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मस्कुलरिस हाइपरट्रॉफी, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में नॉर्मल वॉल थिकनेस होती है। तो स्ट्रिंक्चर्स किस में मिलेंगे, जहाँ पे वॉल की थिकनिंग बढ़ रही है वहीं पे स्ट्रिंक्चर्स होने का रिस्क होगा, तो क्रॉन्स डिजीज़ में स्ट्रिंक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब कंपेयर करते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को। तो सबसे पहली चीज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमें पता है कि क्रॉन्स डिजीज़ में ट्रांसम्यूरल टाइप का होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो म्यूकोसा में लिमिटेड होता है। दूसरा, सूडोपॉलिप्स दोनों में मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मार्क्ड होंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सर्स किस तरह के होते हैं, डीप नाइफ लाइक होते हैं क्रॉन्स डिजीज़ में, जबकि सुपरफिशियल ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स मिलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। Then lymphoid reactions, fibrosis and serositis are more marked in case of ulcerative colitis. While granulomas are present only in case of Crohn's disease, fistula and sinuses are present in Crohn's disease and absent in ulcerative colitis. फिर आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो पेरिनेल फिस्टुला का रिस्क कहाँ होगा, क्रॉन्स डिजीज़ में होगा, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। फैट और विटामिन का माल एब्जॉर्प्शन भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होगा, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जहाँ पे
इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नॉर्मली होता है, ठीक है। जबकि क्रॉन्स डिजीज़ में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो रही है तो ये कंप्लेंट्स हो प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट पोटेंशियल, तो मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी जो होता है वो क्रॉन्स डिजीज़ में दोनों में होता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा मार्क्ड होता है। सर्जरी के बाद रिकरेंस का रिस्क क्रॉन्स डिजीज़ में ज़्यादा कॉमन है, एंड टॉक्सिक मेगाकोलॉन का रिस्क जो होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा कॉमन होता है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर IBD. थैंक्स फॉर वॉचिंग.